गदल कहानी की अंतर्वस्तु पर विचार करते हुए साफ साफ दिखता है कि यह एक कर्मनिष्ठ, ईमानदार और दृढ़ प्रतिज्ञ स्त्री के रूप में कथानायिका गदल का चरित्र चित्रण इस कहानी में चमत्कार उत्पन्न करता है। ऐसा जीवन चरित्र बड़े स्तर पर स्त्री समाज को शक्ति संपन्न होने की प्रेरणा देता है। जीवन और सामाजिक व्यवहार को गदल प्रचलित रूढ़ियों के सहारे समझना नहीं चाहती। जीवन सत्य उसके लिए सर्वोपरि है। ऐसा भी नहीं कि परंपरा भंजन ही उसका चरम उद्देश्य हो। वह जीवन व्यवस्था के बाधक और अनुरागमय जीवन का शत्रु बन गई है, रूढ़ियों की विरोधिनी बन गई है। डोडी के प्रति अपनी अनुरक्ति व्यक्त करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता। वह कोई कामातुर स्त्री नहीं है। वासनात्मक तृप्ति के लिए कोई भी कदम उठा लेने की आग्रही नहीं है। ऐसी होती तो पति की मृत्यु के तत्काल बाद किसी मर्द से लिपट जाती। अपने ही घर में देवर था, उसी की सांसों में बस जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर्याप्त समय तक डोडी की ओर से विवाह प्रस्ताव की बाट जोहती रही। परिवार के प्रति गहन निष्ठा के बावजूद उसने देखा कि वैधव्य के तत्काल बाद उससे परिवार का मालिकाना हक छीनकर बेटे निहाल की पत्नी को चला गया। उसने चीख कर घोषणा भी की कि तेरी आसरतू नहीं हूँ। इस चीख और प्रतिवाद में डोडी को निर्णय लेने की चेतावनी भी थी। अनहोनी की चेतावनी तो उसने डोडी को पहले ही दे दी थी। कहा था कि जीते जी मैंने उसकी, अर्थात गुन्ना की, अर्थात अपने पति की, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। उसने खुलकर नहीं कहा, किंतु संकेत स्पष्ट था। डोडी पकड़ नहीं पाया। वह समाज भीरू था। उसके लिजलिजे आचरण से ऊब कर ही वह मौनी के घर बैठ गई। पूरे अधिकार और सम्मान के साथ, परिणाम की परवाह किए बगैर, अपनी कर्मनिष्ठा और दृढ़ प्रतिज्ञता के कारण उसे निर्णय की दुविधा कभी नहीं घेरती। लाभ हानि का हिसाब लगाकर वह कोई काम नहीं करती। अपने आत्मबल के बूते वह कभी मौनी को भी सावधान करने, सीमा रेखा दिखाने से बाज नहीं आती। रोजनामचे के चकचुक पर वह उसे स्पष्ट कहती है, अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी को जब दुल्लो ताना देती है कि अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं, देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती, तो गदल दंभपूर्वक ऐंठ कर बोलती हैं, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की वैयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? गदल का यह ठसक उसका अहंकार नहीं है, सामाजिक आचरण और जीवन संभूत अनुभव से पैदा हुआ अक्खड़पन है। गदल कहानी के शिल्प पर बात करते हुए दिखता है कि इसका संदर्भ क्या है। असल में शिल्प का कोशीय अर्थ कारीगरी होता है, अर्थात निर्माण का कौशल। साहित्य में यह सृजन की उस समस्त पद्धतियों का समेकित रूप होता है
जिसके सहारे कोई रचना आकार पाती है। इसका कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होता। यह रचनाकार के कौशल, उद्यम और कथ्य की मांग एवं उद्देश्य से दिग्दर्शित होता है। विधागत भिन्नता के कारण साहित्य में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। एक ही रचनाकार का काव्य शिल्प और कथा शिल्प, या कि एक ही रचनाकार की एक ही विधा की भिन्न भिन्न रचनाओं का शिल्प भिन्न भिन्न हो सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी रचना की संरचना ही उसका शिल्प है, जिसकी कसौटी पर उसके स्वरूप, आकार प्रकार, सौंदर्य, उद्देश्य, प्रभावान्विति की सफलता विफलता आदि की गणना होती है। कथा शिल्प या कि कहानी कला के रूप गठन के सहयोगी तत्व मुख्यतः कथावस्तु, चरित्र, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य जैसे रचनात्मक उपादान माने जाते हैं। नई कहानी आंदोलन के दौर में आकर विचारकों ने कहानियों में शिल्प को गौण कर कथ्य को महत्वपूर्ण माना, पर तथ्यतः इस नए कथ्य के कारण ही नए शिल्प के रूप सामने आए। उससे पहले के ज़माने में तो शिल्प का अपना ही महत्व था। स्पष्ट है कि शिल्प का सीधा सरोकार कहानियों में कथ्य और उद्देश्य से होता है। इसी से निर्देशित होकर कोई रचनाकार अपने रचना शिल्प के अन्य उपादान सुनिश्चित करते हैं। शिल्प प्रयोग से किसी कहानी की अर्थवत्ता एवं संवेदना परिपुष्ट होती है। यही कारण है कि कभी कभी कहानी में मिश्रित शिल्प का भी उपयोग होता है। गदल एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक भरे पूरे परिवार को त्याग कर एक विधवा स्त्री गदल किसी दूसरे वंश के अपने बेटे की उम्र के मर्द के साथ जाकर घर बसाती है। इससे उसके परिजन नाराज हैं और उसे कुलच्छनी समझ रहे हैं। वह स्त्री इस पूरी कहानी में अपने इस आवरण की सफाई देती रहती है, अपने इस आचरण की सफाई देती रहती है और कहानी उसकी प्राणाहुति से समाप्त होती है। किंतु असल में वह स्त्री सफाई नहीं देती। वह अपने देवर की भूलों को रेखांकित करती है और उसे मर्यादा और पौरुष का पाठ पढ़ाती है, जिसे उसका देवर डोडी अपनी समाज भीरुता और जर्जर मान्यता के कारण पहले समझ नहीं पाया था। जब वह समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी के पहले दृश्य में कहानीकार ने कथा नायिका गदल की जैसी चारित्रिक संरचना बनाई, उसमें स्पष्ट एक स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्मनिष्ठ और ईमानदार स्त्री का स्वरूप सामने आता है। वह स्त्री भीतर बाहर एक है। उसके आचरण में कोई दुराव छिपाव नहीं है। उसकी मुखरता और निडरता के कारण ही संभवतः कहानीकार को किसी अन्य कथायुक्तियों के तलाश की जरूरत नहीं हुई। सहजता से विकसित इस चरित्रांकन और कथोपकथन के कारण यह कहानी अर्थव्यंजक हो पाई है और निरंतर पाठकीय औत्सुक्य बनाए रखने में सफल हुई है। इस कहानी में घटनाएं अधिक नहीं हैं। मौनी के घर जा बैठी गदल को निहाल द्वारा पकड़ कर ले आना, गदल डोडी संवाद, गदल मौनी का लघु संवाद, सामाजिक अपमान से अवसादग्रस्त डोडी का असामयिक निधन, डोडी के मृत्यु भोज में गदल का साहसिक आचरण, बस इतनी सी घटनाएं हैं। मगर इन 5 लघु प्रसंगों में ही गदल के संभाषण इतने ओजपूर्ण हैं कि कथा शिल्प बुलंद और प्रभावान्विति उत्कृष्ट हो जाती है। उसके संभाषण में ही कहानी परत दर परत खुलती जाती है
और पाठक उसके गहनतर भावों में बैठता जाता है। हर संवाद किसी सूक्ति की तरह प्रकट होता है। जब विवश डोडी कहता है कि मुझे तेरा सहारा था गदल, तो गदल उसे फटकार कर दुनियादारी सिखाते हुए उपालंभ देती है, कायर तू मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योरही लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो, ऐसी बांदी नहीं कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनवे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा।